प्रियंका गांधी ने आज लखनऊ में रोड शो के जरिए आधिकारिक तौर पर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत कर दी है। सियासत में उनका जादू कितना चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन उनकी आमद से कांग्रेस खुशी से झूम रही है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रियंका की जिंदगी के वो अनसुने किस्से जिन्हें कम ही लोग जानते हैं। तो आइए देखते हैं प्रियंका की 15 अनसुनी कहानियां। लखनऊ में प्रियंका ने दमदार रोड शो के जरिए सियासत में ग्रैंड एंट्री की। उनके रोड शो ने कांग्रेस के शिथिल पड़े कार्यकर्ताओं को जहां जोश से भर दिया, वहीं विरोधियों को भी यह एहसास करा दिया कि आने वाले दिनों में प्रियंका उनके लिए मजबूत चुनौती पेश करेंगी। पूरा लखनऊ आज कांग्रेस में लग रहा है। हमें पूर्ण विश्वास है कि जो दो महामंत्री राहुल गांधी जी ने हमें दिया है, उनके नेतृत्व में पूरा उत्तर प्रदेश कांग्रेस में हो जाएगा। जिस तरीके से जन सैलाब देखने को मिल रहा है, क्या लग रहा है, क्या होने वाला है इस बार चुनाव में? देखिए, बहुत बड़ा दिन है प्रियंका जी का राजनीति में पदार्पण और राजनीति में उनका आना। ये 10 साल से लोग इसकी मांग कर रहे थे, तो वो राजनीति में आ गई और पहला उनका राजनीतिक दौरा है उत्तर प्रदेश का। उसको लेकर लोगों में भारी उत्साह है, इसलिए जबरदस्त स्वागत उनका हुआ पूरे रास्ते में और हर तरफ जन सैलाब उमड़ पड़ा। और इससे लगता है कि कांग्रेस फिर से एक बार अपने पुरानी दौर में वापस आने वाली है। अब हम आपको प्रियंका गांधी की जिंदगी से जुड़ी 15 अनसुनी कहानियां सुनाते हैं। सोमवार को लखनऊ में प्रियंका गांधी ने रोड शो के जरिए अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत कर दी, लेकिन इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर भी खुद को पहली बार एक्टिवेट किया। जी हां, प्रियंका गांधी ने सोमवार सुबह अपना ट्विटर हैंडल एक्टिवेट कर दिया। चंद घंटों में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या करीब 70,000 तक पहुंच गई। उनके ट्विटर हैंडल का नाम है प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी राजनीति से उतना दूर रहती थी जितना दूर वो ट्विटर से रहती थी। जी हाँ, लेकिन जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्हें राजनीति में आना है और राजनीति पारी की शुरुआत आज वो लखनऊ से कर रही थी, तो इस पारी की शुरुआत करने से पहले, लखनऊ में कदम रखने से पहले वो ट्विटर पर आ गई। जी हाँ, और ट्विटर पर आने के बाद उन्होंने 7 लोगों को फॉलो भी कर दिया। दरअसल प्रियंका गांधी जानती है कि सोशल मीडिया की ताकत क्या है। प्रियंका ने जिन 7 लोगों को ट्विटर पर फॉलो किया है, वो सभी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। प्रियंका के सोशल मीडिया पर एक्टिवेट होने पर कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की है। अगर प्रियंका गांधी ट्विटर अकाउंट खोलती हैं और आप जानते हैं कि रातों रात मतलब 3 घंटे में 25,000 उनकी फॉलोइंग हो गई और हर घंटे 2,000-4,000 बढ़ रही है। मुझे लगता है कि अगले 2-4 दिन में वो 1,00,000-2 लाख पहुंच जाएगी। एक कम्युनिकेशन का कितना सशक्त माध्यम है, छोटी छोटी चीजों में आप बात करें। और जरूरी इसलिए है कि भारत में इस समय पॉलिटिकल डिस्कशन या पॉलिटिकल डिस्कोर्स इतने निम्न स्तर पर पहुंच गया है, इतने निम्न स्तर पर एक दूसरे पे आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं भी उसमें शालीनता नहीं है। तो सबसे बड़ी जरूरत यह थी कि अपनी बात कहने के लिए हम ट्विटर पे रहे, गलत कहना हो तो भी, सही कहना हो तो भी। तो प्रियंका गांधी ने वही किया जो नरेंद्र मोदी जिसके एक्सपर्ट रहे हैं। कि आज खास करके जो यंगर जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो आपके 18 साल से लेके 29 साल के बीच में जो युवा जनरेशन है, वो बहुत ज्यादा प्रभावित है आपके सोशल मीडिया से और डिजिटल मीडिया से। और कहीं ना कहीं पे आप अगर 2014 का इलेक्शन उठा के आप अगर देखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के एक बहुत बड़ा विजय का कारण था आपके सोशल मीडिया। प्रियंका गांधी की तुलना अक्सर उनकी दादी और देश की पहली इकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की जाती है। प्रियंका का चेहरा मोहरा, बात करने का तरीका, चेहरे पर हल्की मुस्कान, मीठी आवाज, साड़ी पहनने का सलीका और हेयर स्टाइल तक बहुत कुछ उनकी दादी से मिलता जुलता है और इसी वजह से लोग सहज ही उन्हें इंदिरा से जोड़ लेते हैं। प्रियंका गांधी कई मौकों पर इंदिरा गांधी की साड़ियों में भी सार्वजनिक मंचों पर आ चुकी हैं। कांग्रेस को लगता है कि प्रियंका में छिपी इंदिरा गांधी की इस इमेज का राजनीति में बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। रोड शो किया उन्होंने,
इससे पूरे यूपी के कैडर जो सुषुप्तावस्था में थे वो कैडर जग गया है, और वो जगह है तो मासेस भी गैल्वेनाइज होगी। तो मुझे लगता है कि कैडर, मासेस, इन सब में एक कांग्रेस को लेके एक डिफरेंट परसेप्शन बन रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस यूपी में सीटें जीतेगी, अभी भी 7.5% से विनेबिलिटी पॉइंट क्रॉस करना, 28-29% पहुंचना बड़ी बात है, लेकिन प्रियंका के आने से पूरे देश में जो मैसेज जाएगा कांग्रेस को लेके वो पॉजिटिव रहेगा। 47 साल की प्रियंका को कमोबेश उन्हीं परिस्थितियों का सामना करना पड़ा जैसा उनकी दादी को करना पड़ा था। खासकर शादी के मामले में नेहरू गांधी परिवार के जानकारों के मुताबिक जब बचपन के दोस्त रॉबर्ट वाड्रा से शादी की बात आई तो ठीक उसी तरह प्रियंका को परिवार का विरोध झेलना पड़ा जैसा कि उनकी दादी को झेलना पड़ा था। हालांकि यहाँ भी परिवार को आखिर में झुकना ही पड़ा। तो उसकी शक्ल जो है मासूम शक्ल है, जो अपनी दादी से मिलती जरूर है प्रियंका की, एक बात है। और उसके अंदर एक वो उसके अंदर सलीका भी है अपने को पेश करने का, प्रेजेंट करने का। इंदिरा गांधी भी जब शुरू में थी तो आहिस्ता आहिस्ता ही वो ग्रूम हुई थी, तो उसी तरह से प्रियंका का भी लग रहा है कि जैसे इंदिरा की शुरू में स्टार्ट किया था और उसके बाद वो बढ़ती चली गई, तो प्रियंका से भी लोगों को यही उम्मीद लग रही है। नेहरू गांधी परिवार के जानकारों की माने तो जब बचपन के दोस्त रॉबर्ट वाड्रा से प्रियंका गांधी की शादी का मामला परिवार के सामने आया तो प्रियंका को वही विरोध झेलना पड़ा जैसा विरोध प्रियंका की दादी इंदिरा गांधी को फिरोज गांधी के साथ शादी करते वक्त झेलना पड़ा था। हालांकि परिवार को आखिरकार इस रिश्ते के आगे झुकना ही पड़ा। दरअसल इंदिरा गांधी की ही तरह प्रियंका ने भी अपनी पढ़ाई के दिनों के साथ ही रॉबर्ट वाड्रा से शादी करने का फैसला किया था। लेकिन जैसे नेहरू इंदिरा की शादी के खिलाफ थे, वैसे ही सोनिया गांधी प्रियंका की शादी के खिलाफ थीं। लेकिन प्रियंका अपनी जिद पर अड़ गईं और 1 इंच भी टस से मस नहीं हुई। आखिरकार मन मारकर सोनिया को प्रियंका की शादी के लिए राजी होना पड़ा। एक छोटे से समारोह में आखिरकार दोनों की शादी कर दी गई। प्रियंका की शादी में महज 150 लोगों को ही आमंत्रित किया गया था। एक राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते मेरा व्यक्तिगत किसी चीज पे टिप्पणी करना उचित नहीं रहेगा और उचित होता भी नहीं है। पर हाँ, ये जरूर मैं कहूंगा कि विरोध की जहां बात आती है, मैं अगर हमारे देश के राजनीति को अगर देखूं तो ये केवल प्रियंका वाड्रा जी के परिपक्ष में नहीं है। हमारे देश में जब जब कोई भी महिला राजनीतिक अखाड़े में सक्षम होने की कोशिश की है या फिर राजनीतिक अखाड़े में छलांग मारने की कोशिश की है या फिर आगे आने की कोशिश की है, हर महिला राजनेताओं के विरोध हुआ है। इंदिरा गांधी ने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। दोनों बेटों राजीव और संजय गांधी का दाखिला देहरादून के प्रतिष्ठित दून स्कूल में कराया गया था। लेकिन जब उसी स्कूल में पढ़ने की बारी इंदिरा गांधी की नाती प्रियंका गांधी की आई तो कहानी बदल गई। राजीव गांधी चाहते थे कि प्रियंका गांधी की पढ़ाई भी दून स्कूल से ही हो। इसके लिए प्रियंका को दून बोर्डिंग स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करनी होती। लेकिन शरारती और चुलबुली प्रियंका घर से दूर जाने को तैयार नहीं थी और बोर्डिंग स्कूल का नाम सुनकर तो वो एकदम उखड़ जाती थी। राजीव गांधी राजनीति में बड़ी शख्सियत थे। वो अपने विरोधियों के सामने कभी नहीं हारे, लेकिन घर में बात कुछ और थी। वो प्रियंका गांधी को दून स्कूल में पढ़ाना चाहते थे और इसको लेके उन्होंने कई बार प्रियंका को समझाया, पर प्रियंका गांधी अपने इरादों से टस से मस नहीं हुई। आखिरकार प्रियंका गांधी की जिद के आगे पिता राजीव गांधी और सोनिया गांधी दोनों को हार माननी पड़ी। जब प्रियंका किसी तरह दून स्कूल जाने को तैयार नहीं हुई तो थक हार कर राजीव गांधी ने प्रियंका का दाखिला दिल्ली के मॉडर्न स्कूल में ही करा दिया। इस तरह बचपन में ही प्रियंका ने साफ कर दिया था कि वो अपने फैसले से पीछे हटने वाले लोगों में से नहीं हैं। बचपन से ही दादी इंदिरा की लाडली होने की वजह से प्रियंका बेहद जिद्दी थी। गुस्सा प्रियंका की नाक पर रहता था। जरा सी बात पर वो गुस्सा हो जाया करती थी। ये गुस्सा बड़े होने तक प्रियंका के साथ यूं ही चलता रहा।
जिस वजह से आप यहाँ आए हैं उस वजह के बारे में सोचिए आप क्या कर रहे हैं। भाई आराम से धक्का होता है। अब आप चुपचाप से खड़े होकर चले गए, इसको धक्का मारना घर चले जाए। लेकिन वक्त के साथ प्रियंका ने अपनी इस कमी को पहचाना और फिर इस गुस्से पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। जानकारों के मुताबिक प्रियंका ने नियमित योग शुरू किया और योग की बदौलत धीरे धीरे प्रियंका के गुस्से में कमी आई। आज प्रियंका बेहद संतुलित जीवन जीती हैं और बेहद कम मौकों पर ही गुस्सा होती हैं। योग की बदौलत ही प्रियंका बोलचाल में दादी की तरह समझदार और शालीन मानी जाती हैं। मुझे नहीं मालूम है सच कितना है, लेकिन अगर प्रियंका गांधी गुस्सैल थी और किसी का गुस्सा इससे कम हो जाता है तो वो संदेश मुझे लगता है देश के बहुत बड़े तमाम नेताओं को जाना चाहिए। प्रियंका गांधी इसके तहत वो अपना बहुत बढ़िया एक नेशनल मैसेज देंगी भारतीयता का। उनको कितना गुस्सा कम हुआ है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जो मैसेज जाएगा कि वो योग करती हैं और योग से अपने व्यक्तित्व को बदला है, ये मेरे ख्याल से काउंटर होगा। मोदी जी भी योग को काफी कुछ प्रचारित करते हैं। प्रियंका गांधी ने योग को पूरी तरीके से अपने जीवन में उतार लिया है। वो सुबह उठ के पहले ट्रेडमिल पर दौड़ती हैं, उसके बाद लगभग 1 घंटे तक योग करती हैं। उनका मानना है कि योग करने से उनका जो गुस्सा है वो काफी हद तक शांत हो गया है। दादी इंदिरा की मौत के बाद राहुल और प्रियंका का बचपन भारी सिक्योरिटी के बीच ही गुजरा। इस वजह से वो चाहकर भी आम बच्चों की तरह नहीं जी सके। लेकिन प्रियंका इस बात का पूरा ख्याल रखती हैं कि उनके बच्चे अपना बचपन दूसरे बच्चों की ही तरह भरपूर जी सकें। इसीलिए प्रियंका अपने बच्चों की ख्वाहिशों का पूरा ख्याल रखती हैं। रॉबर्ट और प्रियंका के दोनों बच्चों को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है। बेटी मिराया को बास्केटबॉल खेलना पसंद है, जबकि बेटे रेहान को शूटिंग पसंद है। कुछ दिनों पहले बेटे रेहान को राजस्थान के शूटिंग रेंज में देखा गया था। प्रियंका अपने बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए उनके खेल को देखने जाया करती हैं। विरासत में राजनीति मिली, लेकिन प्रियंका को दूसरी महिलाओं की तरह खाना बनाने का बेहद शौक है और वो रोजाना अपने बच्चों के लिए खाना अपने हाथों से ही बनाती हैं। वो इस बात का खास ख्याल रखती हैं कि समय समय पर वो अपने बच्चों के साथ छुट्टियां मनाने जाती रहें, ताकि बच्चों पर कभी भी उनके परिवार के सियासी माहौल का नकारात्मक असर न पड़े। उनका राहुल गांधी में कुछ बेसिक अंतर है। राहुल गांधी का व्यक्तित्व जर्की है, वो कब कैसे रिएक्ट करेंगे ये पता नहीं लगता है। प्रियंका गांधी एक बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन लेडी है और वो गांव में महिलाओं के साथ बैठती हैं, उठती हैं और ये वहां पे एक अच्छा माना जाता है कि हमारा राजा हमारे घर आया था। हमारा राजा लोग हैं, हमारे घर में आते हैं, वैसे ही साड़ी पहन के वैसे ही बैठते हैं। तो ये मुझे लगता है कि लोगों को बहुत सूदिंग इफेक्ट देता है। प्रियंका गांधी अगर ये अगले 3 दिनों में करेंगी तो मुझे लगता है इसका भी असर आएगा। राजनीतिक सियासी माहौल से दूर रखने की जहां बात आती है, मैं मानता हूं कि उनके बच्चे अभी भी बहुत छोटे हैं, तो अभी तो ये उनका उम्र है पढ़ने का, लिखने का और देश के बारे में, विदेश के बारे में जानने का। एक अच्छा सा तालीम हासिल करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उस दृष्टिकोण से एक माँ होने के नाते अगर वो अपने बच्चों को अगर दूर रख रही है तो बहुत अच्छी बात है। पर जहां बात आती है कि राजनीतिक दृष्टिकोण के वजह से अगर दूर रख रही है, तो मैं मानता हूं कि जब तक आप एकेडमिकली या फिर जब तक आप अपने पढ़ाई लिखाई में सक्षम नहीं हो जाते हो या फिर तालीम अच्छा हासिल नहीं करते हो, तब तक राजनीतिक अखाड़े से दूर रहना, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि उचित होता है और रहना भी चाहिए। प्रियंका का बेटा देहरादून के उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है जहां से कभी अखाड़े से दूर रहना, ये मेरा व्यक्तिगत राय है कि उचित होता है और रहना भी चाहिए। प्रियंका का बेटा देहरादून के उसी स्कूल में पढ़ाई कर रहा है जहां से कभी राजीव गांधी ने पढ़ाई की थी। प्रियंका और रॉबर्ट वाड्रा का बेटा रेहान दून स्कूल में पढ़ाई कर रहा है, जबकि बेटी मिराया वेलहम गर्ल्स स्कूल में पढ़ती हैं। देहरादून से गांधी परिवार का पुराना लगाव रहा है और राहुल गांधी ने भी यहीं से पढ़ाई की थी। दून स्कूल देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक है। इस स्कूल में देश के चुनिंदा नेताओं और नौकरशाहों के बच्चे पढ़ते हैं। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इस स्कूल की प्रतिष्ठा कितनी ज्यादा होगी जहां पे देश के प्रधानमंत्री के बच्चे पढ़ते हो।
प्रियंका गांधी जब छोटी थी और अपने पिता राजीव और सोनिया के साथ रायबरेली जाती थी तो उनके बाल हमेशा छोटे रहते थे। अमेठी और रायबरेली के दौरे पर गांव के लोग राहुल की तरह प्रियंका को भी भैया बुलाते थे। अगले कुछ सालों में ये बदलकर भैया जी हो गया। दरअसल अमेठी और रायबरेली के गांव के लोग प्रियंका गांधी के हेयर स्टाइल को समझ नहीं पाते थे। उन्हें लगता था कि ये सीधा सीधा हेयर कट है और कभी कभी वो उनको राहुल समझ बैठे थे। इसीलिए रायबरेली अमेठी में आज भी जब प्रियंका जाती हैं तो लोग उन्हें भैया जी कहकर पुकारते हैं। बचपन से ही प्रियंका को अमेठी और रायबरेली के लोग घर की बेटी की तरह प्यार करते हैं। प्रियंका भी इन दोनों सीटों पर जब जाती हैं तो ऐसे जताती हैं कि जैसे वो अपने घर आई हों। वो यहाँ के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को न सिर्फ नाम से जानती हैं, बल्कि उनके साथ ऐसे घुल मिल जाती हैं जैसे वो उनके इलाके में उनके साथ ही रहती हों। यही वजह है कि अमेठी रायबरेली के लोग प्रियंका को राहुल से बढ़कर मानते हैं। और हो भी क्यों ना, आखिर वो उनकी वही नन्ही प्रियंका जो है जिसे कभी वो भैया जी के नाम से पुकारा करते थे। प्यार की जहां बात आती है, कहीं ना कहीं पे नेहरू गांधी फैमिली का पुश्तैनी सीट है रायबरेली और अमेठी, और अमेठी रायबरेली से लगातार जीतते आए हैं। सिर्फ 1-2 बार वहां से हारे हैं नेहरू गांधी फैमिली, तो कहीं ना कहीं पे वो पुश्तैनी जागीरदारी तो है। प्रियंका नाम की कीमत बाखूबी समझती हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि साल 2017 में उन्होंने अपने बेटे रेहान का नाम बदल डाला। दरअसल ये एक बेहद दिलचस्प कहानी है। आजादी के बाद नेहरू गांधी परिवार की 5वीं पीढ़ी के बेटे रेहान वाड्रा के नाम में प्रियंका ने साल 2017 में नाना राजीव गांधी का नाम जोड़ दिया। नाम के इस बदलाव को रेहान के राजनीतिक भविष्य से जोड़ करके देखा जा रहा है। आज के 6 साल पहले प्रियंका वाड्रा और रॉबर्ट वाड्रा ने जब अपने बेटे का एडमिशन दून स्कूल यानी देहरादून में करवाया था तो उस समय बेटे का नाम रेहान वाड्रा रखा गया था। हालांकि ये बात लंबे समय से चर्चा में थी कि रेहान का नाम बदला जाएगा, लेकिन साल 2017 में प्रियंका ने रेहान के नाम में बदलाव कर दिया। रेहान वाड्रा का नाम बदलकर रेहान राजीव वाड्रा कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि नाम में ये बदलाव रेहान के राजनीतिक भविष्य को देखकर किया गया है। चंद रोज पहले प्रियंका की ये तस्वीरें सामने आई थी। इन तस्वीरों में प्रियंका एक गरीब व्यक्ति की झुग्गी में नजर आई। यहाँ उन्होंने एक दिव्यांग बच्चे से भी मुलाकात की थी। दरअसल आशीष नाम का एक दिव्यांग बच्चा प्रियंका का दोस्त है। प्रियंका प्यार से इसे दोस्त कहकर पुकारती है। बेटे का उम्र कितना है? अभी बहुत कम उम्र है, तो इसलिए उस पे ये तो कह देना उचित नहीं होगा कि कामयाब हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अभी तो प्रियंका वाड्रा जी खुद छलांग मारी है ना राजनीति में, तो देखना तो पड़ेगा कि क्या माँ कामयाब हो पाती है या नहीं। और 2019 की जो लड़ाई है वो एक महाभारत का अखाड़ा है, और इस पे कहीं ना कहीं पे एक पुरानी महाभारत लड़ी गई थी आपके कौरवों और पांडवों के बीच में। ये एक मॉडर्न महाभारत की लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई। इस पे अगर कामयाब हो जाती हैं तो बेशक उनके बेटे भी फिर आगे माँ के पद चिन्हों के ध्यान में रखते हुए और पद चिन्हों पे चलते हुए वो भी शायद आगे जाके कामयाब हो सकते हैं। और अगर कामयाब नहीं हो पाती है 2019 की राजनीतिक लड़ाई में, तो मैं फिर कहूंगा कि प्रियंका वाड्रा जी को मॉडर्न गंधारी का खिताब फिर मिलेगा। प्रियंका इस बच्चे के इलाज का खर्चा भी उठा रही हैं। बीते कुछ सालों से जब भी प्रियंका दिल्ली में होती हैं वो जरूर इस बच्चे से मिलने जाती हैं। अब्दुल कलाम रोड पर बनी झुग्गियों में इस बच्चे से मिलने जाती हैं और इसे दोस्त कहकर पुकारती हैं। प्रियंका गांधी हर 2 महीने बाद इस झुग्गी में इस दिव्यांग बच्चे का हालचाल जानने आती हैं। वो इस दौरान इस झुग्गी में ही कुछ पल आशीष के परिवार के साथ भी बिताती हैं। बीते 3-4 सालों से प्रियंका आशीष के इलाज में मदद भी करती आ रही हैं। शादी के बाद खुद को प्रियंका गांधी कहलाना उन्हें बिल्कुल नहीं भाता। प्रियंका गांधी को शादी के बाद खुद को प्रियंका गांधी वाड्रा कहलाना पसंद है। शादी के बाद के तमाम कागजातों में भी वो अपना पूरा नाम प्रियंका गांधी वाड्रा ही लिखती हैं। अभी प्रियंका ने जो ट्विटर हैंडल भी शुरू किया है, उन्होंने उसमें भी अपना पूरा नाम वाड्रा के साथ ही लिखा है।
एक रोड शो के दौरान प्रियंका ने एक रिपोर्टर से कह दिया था कि आप मुझे प्रियंका वाड्रा कहकर बुलाइए। जी हाँ, प्रियंका उम्र में राहुल से छोटी है, लेकिन काफी स्मार्ट है। वो अपने नाम को लेकर भी संवेदनशील है और अपने परिवार को लेकर भी। कम ही लोग जानते हैं कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने की बेटी प्रियंका, जिनकी जिंदगी का ज्यादा वक्त राजधानी दिल्ली के लुटियन जोन में गुजरा, उनके सपनों का घर कहाँ है। आपको बता दें कि शिमला के छराबरा इलाके में प्रियंका के सपनों का घर बन रहा है। प्रियंका गांधी यहाँ एक 2.5 मंजिला शानदार आशियाना बनवा रही हैं। कहा जाता है कि प्रियंका का सपना था कि उनका पहाड़ों में एक शानदार खूबसूरत घर हो। इसी सपने के तहत प्रियंका ने शिमला में एक शानदार जगह पसंद की और बीते कई साल से इस मकान के निर्माण का काम जारी है। प्रियंका गांधी अपने इस खूबसूरत आशियाने में अक्सर अपने बच्चों और सोनिया गांधी के साथ छुट्टियां मनाने आती हैं। कहा जाता है कि उनका ये आशियाना इतना खूबसूरत है कि उसके सामने कोई भी 5 स्टार होटल फेल हो जाए। साल 2018 के दिसंबर में प्रियंका गांधी अपने बच्चों और राहुल गांधी के साथ अपने सपनों के इस घर में समय बिताने के लिए शिमला गई थीं। प्रियंका को जब भी वक्त मिलता है वो शिमला जाकर अपने इस सपनों के घर में वक्त जरूर बिताती हैं। तो कहीं ना कहीं पे जो लोग राजनीति में हैं उनको भी तो थोड़ा सा विराम करने का एक समय चाहिए और अवसर चाहिए, और अपने परिवार के साथ समय बिताने का भी एक समय चाहिए और आवश्यकता भी होती है। दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ता है कि हमारे देश में नेताओं से इतना ज्यादा अपेक्षा होता है जनता का, और जनता सोचती है कि कोई भी नेता 24 घंटे 24/7 365 डेज अकाउंटेबल रहे और हमेशा अपने पैरों पे खड़े रहे। प्रियंका गांधी की अनसुनी कहानियां जारी हैं। इसमें आपका एक बार फिर से स्वागत है। ब्रेक से पहले हमारे आज के स्पेशल एपिसोड में आपने प्रियंका गांधी की जिंदगी से जुड़ी कई अनसुनी कहानियां देखी। अब बचपन के प्यार से लेकर उनके किताब लेखन की अभिरुचियों के बारे में जानिए। देश के सबसे बड़े राजनीतिक घराने में जन्मी प्रियंका कड़ी सुरक्षा में पली बढ़ी। इस दौरान न तो वो किसी से ज्यादा दोस्ती कर सकी और न ही ज्यादा किसी से घुल मिल सकी। इस बीच उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब उनके सबसे करीबी भी एक एक कर उनसे दूर होते चले गए। शायद इसीलिए जब उन्हें कम उम्र में पहला प्यार के दौरान न तो वो किसी से ज्यादा दोस्ती कर सकी और न ही ज्यादा किसी से घुल मिल सकी। इस बीच उनकी जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आए जब उनके सबसे करीबी भी एक एक कर उनसे दूर होते चले गए। शायद इसीलिए जब उन्हें कम उम्र में पहला प्यार मिला तो वो खुद को रोक नहीं सकी। जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट को अपने स्कूल में देखा। रॉबर्ट उनके साथ एक ही क्लास में पढ़ाई करते थे। रॉबर्ट के साथ उनका पहली नजर में प्यार था। रॉबर्ट उनके घर आया जा करते थे और उनकी राहुल गांधी से अच्छी दोस्ती हो गई थी। लेकिन सबसे बड़े राजनीतिक परिवार के बेटी को प्रपोज करने के लिए रॉबर्ट को बड़ी हिम्मत दिखानी पड़ी और इस तरीके से 18 फरवरी 1997 को दोनों की शादी हो गई। प्रियंका के लिए अपने प्यार को पाना आसान नहीं था। कहते हैं रॉबर्ट वाड्रा स्कूल में लड़कियों के बीच काफी लोकप्रिय थे। वो प्रियंका को उस वक्त ज्यादा भाव नहीं देते थे, लेकिन फिर धीरे धीरे वाड्रा प्रियंका की सादगी के कायल होते चले गए। वाड्रा के साथ प्रियंका की शादी के लिए शुरुआत में सोनिया गांधी राजी नहीं थी, लेकिन फिर भी 20 साल की उम्र में प्रियंका ने 22 साल के रॉबर्ट वाड्रा से शादी कर ली। बेहद कम लोग जानते हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी की डिग्री हासिल करने वाली प्रियंका ने अगेंस्ट आउटरेज नाम से एक किताब भी लिखी है। इस किताब में प्रियंका ने अपनी दादी इंदिरा से जुड़ी कई निजी बातों का जिक्र किया है। प्रियंका की किताब के मुताबिक प्रियंका को अपनी दादी से बेहद लगाव था और दादी इंदिरा को अपनी पोती से। कहते हैं कि प्रियंका में इंदिरा गांधी अपना अक्स देखा करती थी। काफी कुछ सिमिलरिटी है। एक तो स्ट्राइड्स जो हैं, लॉन्ग स्ट्राइड्स आप देखें, प्रियंका गांधी हालांकि साड़ी पहनती हैं इंदिरा गांधी की तरह, लेकिन स्ट्राइड्स उनके काफी बड़े बड़े होते हैं। जो उनके कदम होते हैं काफी बड़े होते हैं और हेयर स्टाइल भी शॉर्ट हेयर है। एग्रेशन है, चेहरे पे दिखाई नहीं देता लेकिन एग्रेशन है। बात जब करती है तो ये लगता है कि नहीं ये बहुत ही सॉफ्ट नहीं है। तो ये एग्रेशन जनता को अच्छा लगता है, अपने राजा में वो एग्रेशन देखना चाहता है।
तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी का अक्स, और अगर कुछ नहीं है तो आज आने वाले दिनों में उनको एक्सपर्ट्स बताएंगे और वो उसको अडॉप्ट कर लेंगी। तो मुझे लगता है कि इंदिरा गांधी का अक्स बनना और उनको मैसेज देना है कि हम उनका है। और ये बात भी सही है कि इंदिरा गांधी बहुत मानती थी, चेहरा भी काफी कुछ मिलता है, रिजम्बलेंस है, महिला है, आकर्षक व्यक्तित्व है। तो ये सारी चीजें एक पॉजिटिव है जिसको कि उस हिसाब से देखना चाहिए। 16 साल की उम्र से ही प्रियंका जोरदार भाषण देती थी। इंदिरा गांधी से उनका प्रेम, यानी अपनी दादी से उनका प्रेम और उनकी साड़ी तक की कहानी एक किताब में लिखी हुई है। कई बार ऐसा होता था कि प्रियंका गांधी दादी का इंतजार यानी इंदिरा गांधी का इंतजार करती रहती थी और इंदिरा देर से आती थी तो प्रियंका रूठ जाती थी। अक्सर इंदिरा प्रियंका को अपने साथ बैठाकर खाना खिलाया करती थी। साल 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान पीएम मोदी ने प्रियंका गांधी को अपनी बेटी के समान बताया था। इमोशनल इश्यू बनाने के कोई प्रयास करें वो ठीक है, एक बेटी तो यही करेगी, उसमें क्या है। इस पर जवाब देते हुए प्रियंका गांधी ने कहा था कि वो राजीव गांधी की बेटी हैं। एक सभा में राहुल गांधी ने बताया कि एक बार प्रियंका गांधी ने उन्हें बताया कि वो एक बार फ्लाइट से कहीं जा रही थी। इसी फ्लाइट में कुछ बीजेपी नेता भी सवार थे। लगभग 2 घंटे की फ्लाइट के सफर में प्रियंका ज्यादातर वक्त उन नेताओं का अवलोकन करती रही। प्रियंका ने बताया कि इस पूरी यात्रा के दौरान एक भी बीजेपी नेता मुस्कुराया नहीं, वो पूरी तरह गंभीर बनकर बैठे रहे। राहुल और प्रियंका दोनों अपने कार्यकर्ताओं को मैसेज दे रहे हैं। राहुल गांधी ने अपने एक स्पेशल मैसेज में कार्यकर्ताओं को कहा कि वो नहीं चाहते कि कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी की तरह तुनक मिजाज और गंभीर रहें, उन्हें खुश रहना चाहिए। वहीं मनोविज्ञान की पढ़ाई कर चुकी प्रियंका गांधी ने भी जब वो फ्लाइट में थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की बॉडी लैंग्वेज को ऑब्जर्व किया और उसमें से एक बड़ा संदेश निकाल लिया। साल 2000 में प्रियंका गांधी के जीवन पर एक फिल्म बन रही थी, गुड नाइट प्रिंसेस, जिसके डायरेक्टर थे एंटनी बरार। फिल्म में लीड रोल कर रही थी प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका गांधी उस वक्त 28 साल की थी। फिल्म का काम तेजी से चल रहा था, लेकिन अचानक खबर आई कि प्रोड्यूसर के पास पैसे नहीं हैं और फिल्म रोक दी गई। साल 2008 में प्रियंका वेल्लोर जेल में बंद नलिनी से मुलाकात करने गई थी। नलिनी उन्हीं कातिलों में से एक हैं जो राजीव गांधी की हत्या के मामले में सजा काट रहे हैं। प्रियंका ने नलिनी से पूछा था कि मेरे पिता एक अच्छे आदमी थे, तुमने ऐसा क्यों किया। नलिनी से हुई बातचीत के आधार पर लिखी गई किताब में लिखा है कि प्रियंका 2 मिनट तक चुपचाप नलिनी की तरफ देखती रही। इस दौरान प्रियंका के गाल लाल हो चुके थे और वो फूट फूट कर रोने लगी। हालांकि प्रियंका ने बाद में कहा था कि उन्होंने अपने पिता की हत्या करने वालों को माफ कर दिया। प्रियंका की कहानियों के बाद अब बात प्रियंका गांधी की सियासत की। प्रियंका अब सियासी समर में उतर चुकी हैं। आज राहुल ने साफ कह दिया कि यूपी में सरकार बनवाने की जिम्मेदारी उनकी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की है। जाहिर है प्रियंका के लिए आगे की डगर आसान नहीं है। तो आइए जानते हैं कि अब प्रियंका की आगे की क्या प्लानिंग है। यूपी की धरती पर प्रियंका ने कदम रखा तो कांग्रेस का जोश हाई हो गया। ये जोश चुनाव तक बरकरार रहे, इसके लिए प्रियंका ने बड़ी प्लानिंग की है। लखनऊ में कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शन के बाद प्रियंका ग्राउंड पर काम करेंगी। आखिरकार उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दशकों से वेंटिलेटर पर पड़ी कांग्रेस में जान फूंकने की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी के कंधों पर है। अगले 3 दिन तक प्रियंका बिना रुके और बिना थके कांग्रेस के लिए जमीन तैयार करेंगी। मिशन यूपी के लिए अगले 3 दिनों में प्रियंका 40 घंटे और 34 मीटिंग के जरिए यूपी में कांग्रेस की जमीनी हकीकत से रूबरू होंगी। 12 फरवरी से 14 फरवरी तक प्रियंका गांधी लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से लोगों से मुलाकात करेंगी। हर एक सीट के लिए 1-1 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। ये बैठक सुबह 11 बजे से शुरू होगी और रात 10:30 बजे तक चलेगी। यानी हर रोज 11.5 घंटे प्रियंका सिर्फ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से मिलकर ये जानने की कोशिश करेंगी कि यूपी में क्या कुछ नया करने की जरूरत है।
प्रियंका गांधी को पूर्वांचल का प्रभारी बनाया गया है, जिसके तहत सूबे की 42 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है। इसलिए प्रियंका सबसे पहले कांग्रेसियों की नब्ज टटोलने की कोशिश करेंगी। लेकिन प्रियंका गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जात पात और धर्म के नाम पर अलग अलग पार्टियों के साथ जुड़े वोटर्स में कांग्रेस के लिए वोट बैंक ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती है। इस समस्या से निपटने के लिए कांग्रेस ने एक फॉर्मूला तैयार किया है। कांग्रेस ऐसी रणनीति पर काम कर रही है जिससे वो बीजेपी और महागठबंधन दोनों के वोट में सेंध लगा सके। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना पूरा कैंपेन युवा, महिलाओं और किसानों पर केंद्रित करने जा रही है। पार्टी को लगता है कि ऐसा करके वो हर जाति और धर्म के युवाओं, महिलाओं और किसानों तक पहुंच सकते हैं। किसान को लुभाने के लिए कांग्रेस कर्ज माफी के चुनावी वादे का सहारा लेगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ये हथियार कांग्रेस के खूब काम आया, इसलिए यूपी में भी कर्ज माफी का पाशा फेंका जाएगा। साथ ही महिलाओं को पार्टी से जोड़ने की जिम्मेदारी भी प्रियंका गांधी पर होगी। अपनी स्टार छवि के चलते पार्टी को उम्मीद है कि प्रियंका गांधी जैसे जैसे चुनाव प्रचार करेंगी, महिला वोटर पार्टी से जुड़ती जाएंगी। इसके अलावा युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए पार्टी का हथियार होगा राहुल गांधी का मिनिमम इनकम गारंटी प्लान। बेरोजगार युवकों को पार्टी से जोड़ने के लिए कांग्रेस पूरा जोर लगाएगी। प्रियंका गांधी यूपी दौरे में इन 3 मुद्दों को वोटर तक पहुंचाने की रणनीति पर ही काम करेंगी। प्रियंका का ये दौरा भले ही 4 दिन का है, लेकिन कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक वो 18 फरवरी से दोबारा यूपी में उतरेंगी और लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार करेंगी। लखनऊ से रजत राकेश टंडन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रियंका के रोड शो ने यूपी में बेदम पड़ी कांग्रेस में जान सी फूंक दी है। सियासी पंडितों को भी लग रहा है कि उनके आने से सूबे में कांग्रेस को फायदा तो जरूर होगा। आखिर राजनीति के इस खेल में प्रियंका इतनी अहम क्यों मानी जा रही, आइए जानते हैं। तो 2019 लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका को राजनीति में उतारकर राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी थी। राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा को आगे करके 2019 का सबसे बड़ा दांव खेला, तो यूपी के साथ साथ देश की राजनीति भी करवट लेने लगी। का सबसे बड़ा दांव खेला तो यूपी के साथ साथ देश की राजनीति भी करवट लेने लगी। यूपी में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के गठबंधन के बाद कांग्रेस के लिए चुनौती और बड़ी हो गई है। कई दशक से यूपी की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए दिल्ली की सत्ता तक पहुंचना तभी संभव जब वो यूपी को जीत सके। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपी सबसे अहम राज्य है। बीजेपी ने 2014 में इतिहास रचा तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई। अहम राज्य है, इसलिए अब प्रियंका गांधी के सहारे पूर्वांचल की हवा बदलने की कोशिश हो रही है। तो कांग्रेस सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई थी, इसीलिए अब प्रियंका गांधी के सहारे पूर्वी यूपी की हवा बदलने की कोशिश हो रही है। लोकसभा चुनाव के हिसाब से पूर्वांचल काफी अहम इलाका है। पूर्वांचल में लोकसभा की 42 सीटें आती हैं। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक कोलकाता पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार ने सीबीआई पूछताछ में यह माना है कि जांच के दौरान कई नेता आते थे, लेकिन उन्होंने अभी ये नहीं बताया कि सबूतों से उन्होंने कोई छेड़छाड़ की है या नहीं। दरअसल उन पर यही इल्जाम है कि शारदा चिटफंड घोटाले में जो सबूत उन्होंने सीबीआई को सौंपे थे उनके साथ छेड़छाड़ की गई थी। यही तथ्य लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी सीबीआई, जिसके बाद उनसे शिलोंग में बीते 3 रोज से पूछताछ चल रही है। श्रेया चटर्जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, हमारी संवाददाता। श्रेया, क्या कुछ अपडेट है इस मामले में? जी हाँ, बिल्कुल। कहीं ना कहीं उन्होंने अभी छेड़छाड़ के मामले में कोई ऐसा बयान नहीं दिया है, जिसके चलते उनकी क्वेश्चनिंग कल भी होने जा रही है। और इसी को लेकर हम देखेंगे कि क्वेश्चनिंग की 4थे दिन में पहुंचे हैं ये सिचुएशन, जहाँ पे सीबीआई राजीव कुमार को कल भी बुलाया है शिलोंग ओकलैंड बिहार दफ्तर में, और यही है हाल अभी। और कुणाल घोष की क्वेश्चनिंग खत्म हो गई और कोलकाता वो कल वापस लौट रहे हैं। श्रेया, सीबीआई का क्या कहना है? क्या राजीव कुमार पूछताछ में सहयोग कर रहे हैं?
जी हाँ, कहीं न कहीं जितना सूत्रों के अनुसार पता चला, उन्होंने अपनी बयान रिकॉर्ड की है। 161 IPC के तहत उनकी बयान की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, स्टेटमेंट की, जिसके चलते हम लोगों ने देखा कि कुणाल घोष जो प्रीवियस सांसद थे TMC में, वो आए थे और उनके साथ जो कोलैबोरेट किया गया था स्टेटमेंट, उसको लेकर 2 दिन चली ज्वाइंट इंटरोगेशन और आज अंत हुआ वो ज्वाइंट इंटरोगेशन, जिसके चलते हमें सूत्रों से पता चला है कि कहीं न कहीं छेड़छाड़ को लेकर एविडेंस में अभी तक कोई ज्यादा आगे नहीं बढ़ी है सीबीआई। इसके चलते कल फिर से बुलाया गया है राजीव कुमार को सीबीआई दफ्तर में। जी श्रेया, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो राजीव कुमार, कोलकाता पुलिस कमिश्नर, ने इतना तो माना है कि कुछ नेता आते थे, लेकिन क्या वो नेता दबाव डालते थे, क्या किसी तरह की सबूतों से छेड़छाड़ की गई थी, ये अभी तक उन्होंने नहीं माना है। बहरहाल अगली खबर का रुख करते हैं। आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र से राज्य को विशेष दर्जा देने की मांग को लेकर दिल्ली में एक दिन का अनशन किया। नायडू के इस अनशन को कांग्रेस समेत दूसरे गैर एनडीए दलों का समर्थन मिला। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू से कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत विपक्षी दलों के कई नेताओं ने मुलाकात की। हालांकि उन्होंने शाम को अपना अनशन तोड़ दिया। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह पर चुनावों के समय विपक्षी नेताओं को परेशान करने का आरोप लगाया। This government is harassing everybody. If you can say image of individuals, what is the image of Modi and Amit Shah? What about his son, Amit Shah's son? His clean image? He is only political victimization they are starting. They are doing all harassment before elections. They want to harass and humiliate everybody. They want to liquidate all opposition. This is not good for democracy. जम्मू कश्मीर की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने एक बार फिर आतंकवादियों का महिमा मंडन किया है। पीडीपी के सांसद मीर मोहम्मद फयाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर संसद हमले के दोषी अफजल गुरु और जेकेएलएफ के नेता मकबूल भट्ट के अवशेष लौटाने की मांग की है। मीर ने कहा कि इससे कश्मीरियों में अलगाव की भावना कम होगी। अफजल गुरु और मकबूल को दोषी पाए जाने के बाद फांसी की सजा दी गई थी। बिल्कुल, मैंने एक लेटर लिखा है आज अपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को। देखिए, ये लेटर हमारे जो पार्टी के पैटर्न जनाब मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे, उन्होंने उस वक्त के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को भी लिखा था। तो आज चूंकि जो आज का दिन है, आज ही के दिन मकबूल भट्ट साहब को जो फांसी दी गई थी, तो मैंने उसी इंसानियत के दायरे में एक लेटर लिखी है कि उसकी मां पिछले 60 साल से अपने बेटे के जसद खाकी के इंतजार में है। फैसला जो कोर्ट का था, उसको फांसी दी गई। हम हालांकि उस वक्त फांसी के खिलाफ भी थे। फांसी दी गई। अब कम से कम इंसानियत के दायरे में उसकी जो जसद खाकी है, परिवार को मिलना चाहिए। सर, आपके राज्य के एक और सांसद है, पीडीपी के राज्यसभा सांसद, प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहे हैं और अफजल गुरु और मकबूल, इनके जो अवशेष है वो कह रहे हैं कि वो हैंडओवर किए। देखिए, इन बातों को कोई बहुत ज्यादा गंभीरता से संज्ञान में लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि चुनाव करीब आ रहा है। ये जो कश्मीर केंद्रीय दल है आपस में प्रतिस्पर्धा में है, इस प्रयास में है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी विशेष को ये प्रभावित कर पाए। लेकिन अब की बार ये रणनीति सफल नहीं रहने वाली है। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन इससे कि पहले हम ब्रेक पर जाएं, आइए देखते हैं हमारी खास पेशकश वाह वाह।